हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी के सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के प्रैक्टिस सेट 1 जिसके अंतर्गत हम लोग समान अध्ययन के 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए में कहा गया है कि किसी तत्व की घटना के कारण लालटेन या फिर लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। वहीं कारण बताया गया है कि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला सहसंजक बल तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल पृष्ठ तनाव और केशिकत्व जैसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर आपको बतलाना है। तो इसका सही उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों शब्द हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। वहीं अब दूसरा प्रश्न है कि इसमें आपको दूसरे प्रश्न में मिलान करना है, जिसमें आपको दिया गया है तो आप लोग मिलान कर लेंगे और कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, अर्थात गामा किरण कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना या फिर नाभिकीय अभिक्रिया करना है। वहीं एक्स किरणें या रिमोट कंट्रोल या फिर कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग की जाती है। पैरावैग्निक किरणें का प्रयोग जो है आपको खाद्य पदार्थों के संरक्षण अदृश्य लिखाई का पता लगाने के लिए किया जाता है और अवरक्त तरंगे का प्रयोग टूटी हड्डियों का पता लगाना या फिर क्रिस्टल संरचना अध्ययन के लिए किया जाता है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि उष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विकिरण द्वारा उष्मा स्थानांतरण निर्वात में भी संभव है। यह उत्तर आपका बिल्कुल सही है, बाकी सभी उत्तर गलत है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है यह बिल्कुल गलत है कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, बल्कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। यह होगा। बाकी सभी भी पढ़ लेते हैं कि प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान कार्तिक कोण के से अधिक होना चाहिए और कार्तिक कोण का मान दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। अब अगला प्रश्न है, न्यूटन के शीतलन नियम अर्थात न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो याद रखेंगे, वस्तु और परिवेश के तापांतर पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वस्तु और परिवेश के तापांतर पर। अब अगला प्रश्न है, सोनार तकनीक में किस तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या फिर पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? कमेंट करेंगे इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर है प्रासरभ तरंगे। किसका? प्रासरभ तरंगों का। अब अगला प्रश्न है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखेंगे, इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आवर्तकाल दुगना हो जाएगा, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल जिसका फॉर्मूला होता है D2O का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंदक के रूप में। किस रूप में?
मंदक अर्थात मॉडरेटर के रूप में। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में भी आपको कथन कारण में दिया गया है कि कथन ए में बताया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और कारण आर में बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात विटामिन ए जो है यह रेटिनोल अर्थात दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन सी जो है यह एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात एस्कर्वी रोधी के लिए आवश्यक है। विटामिन डी जो है यह फिलोक्विनोन अर्थात रक्त स्कंदन के लिए, और विटामिन के जो है आपको फिलोक्विनोन रक्त स्कंदन के लिए, और विटामिन डी जो है आपको कैल्सीफेरोल अर्थात हड्डियों के लिए आवश्यक है, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायक होता है। कौन? जिब्रेलिन जो है यह क्या करता है? तो तने की वृद्धि में सहायक होता है, यह बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो याद रखेंगे इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है गलत है कि अग्नाशय केवल इंसुलिन साबित करता है, यह बिल्कुल गलत है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां से मुक्त होता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है जल के अणुओं के अपघटन से मुक्त होता है। कहां से? जल के अणुओं के अपघटन से। अब अगला प्रश्न है, डार्विन का प्राकृतिक वरण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, योग्यतम की उत्तरजीविता पर। किस पर? योग्यतम की उत्तरजीविता पर। अब अगला प्रश्न है, मानव रक्त में ABO रक्त समूह प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति के कारण से। अब अगला प्रश्न है, रिकॉम्बिनेट DNA तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका मुख्य उद्देश्य है वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना। अब अगला प्रश्न है, कथन ए में ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है जबकि हीरा कुचालक है। वहीं कारण आर में बताया गया है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य से जुड़ा होता है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो आप लोग मिलान कर लीजिए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्रश्न, इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 2 नंबर। कौन सा? 2 नंबर। अब अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अब अगला प्रश्न है, रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का प्रबल आयनिक बंध है। यह बिल्कुल गलत है। अब अगला प्रश्न है, बॉयल के नियम के अनुसार अस्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होता है? तो उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। अब अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। अब अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, जीन क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना। क्या है लक्ष्य? किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना। अब अगला प्रश्न है, क्रिस्पर Cas9 तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है जीन संपादन के लिए। किस लिए? जीन संपादन के लिए। अब अगला प्रश्न है, जैविक कृषि में किस पर जोर दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जैविक कृषि फसल चक्र, हरित खाद और कंपोस्ट का उपयोग, रासायनिक आदानों का न्यूनतम या फिर शून्य उपयोग पर जोर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है, पौधे के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो याद रखेंगे, लोहा जो है यह शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य शहद और मोम का उत्पादन करना है। क्या मुख्य उद्देश्य है? शहद और मोम का उत्पादन करना। अब अगला प्रश्न है, कथन ए में बताया गया है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिवसीय होता है। वहीं कारण आर में बताया गया है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है और केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, जैव अवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात जैव श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि करना। क्या करना है? सांद्रता में वृद्धि करना। अब अगला प्रश्न है, तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड की। कहाँ की? झारखंड राज्य की। अब अगला प्रश्न है, 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है असम। अब अगला प्रश्न है,
10 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। कहा? नई दिल्ली में। अब अगला प्रश्न है 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है सुशील शुक्ला को। किसे? सुशील शुक्ला को। अब अगला प्रश्न है बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो याद रखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो सबसे बड़ी पार्टी है वह भाजपा बनी है। आपको बताना है कमेंट करके कि भाजपा को कितनी सीटें मिली है। अब अगला प्रश्न है किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री श्री रविशंकर को। किसे? श्री श्री रविशंकर को। अब अगला प्रश्न है हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विश्वजीत सहाय को। किसे? विश्वजीत सहाय को। अब अगला प्रश्न है शामिया सुलूहू हसन किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई? तो इसका सही उत्तर है तंजानिया की। कहा कि? तंजानिया की। अब अगला प्रश्न है फिडे ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद के सम्मान में। अब अगला प्रश्न है किस देश ने परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूजर खाबरोव्स्क का प्रक्षेपण किया है? किस देश ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रूस ने। किसने? रूस ने। अब अगला प्रश्न है किस देश में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया गया? तो याद रखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब। अब अगला प्रश्न है चक्रवात मोथा जिसे हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया गया है, इस चक्रवात का नाम किस देश ने नामकरण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी थाईलैंड। किस देश ने? थाईलैंड ने। अब अगला प्रश्न है किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिंकर। अब अगला प्रश्न है मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया? कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्जिश देसाई। अब अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 किस देश द्वारा विकसित किया गया? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया। अब अगला प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। अब अगला प्रश्न है एनबीपीडब्ल्यू जिसे लौह युग का सबसे व्यापक मृद भांड कर्म माना जा सकता है का संपूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 315 से 323 तक। अब अगला प्रश्न है भारत के पहले एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है
पटियाला में। कहा? पटियाला में। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार। किसका? मौलिक अधिकार का। अब अगला प्रश्न है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है कृषि क्षेत्र से। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेग्यू। अब अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के पास। अब अगला प्रश्न है, भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? तो इसका सही उत्तर है बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन से। अब अगला प्रश्न है, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे कलिंग महोत्सव जो है यह उड़ीसा में मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 4 अर्थात समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार, यह जो है गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। भारत का महान्यायवादी क्या करता? तो यह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। अब अगला प्रश्न है, मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो याद रखेंगे फ्रांस और जर्मनी के बीच विद्यमान है। अब अगला प्रश्न है, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसे 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो इसका सही उत्तर है थियोडोर बैक। अब अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। कौन है? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अब अगला प्रश्न है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य जोड़ता है किसे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। अब अगला प्रश्न है, ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो याद रखेंगे ग्राउंड जीरो जो है यह न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। अब अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। अब अगला प्रश्न है, आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए में बतलाया गया है कि भारत में संसदीय प्रणाली है और कारण आर में बतलाया गया है कि भारत में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? किस आर्टिकल में? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है आर्टिकल 45 में। किसमें? आर्टिकल 45 में। अब अगला प्रश्न है, किस महासागर में स्थित टोंगा ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर है प्रशांत। अब अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है सवाना। क्या कहते हैं? सवाना। अब अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है सैंडल पीक। कौन सी? सैंडल पीक। अब अगला प्रश्न है,
किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग वापस लिया था? तो इसका सही उत्तर है 1922 में। कब? 1922 में। अगला प्रश्न है गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तहत मूर्तियां बनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है बुद्ध। अब अगला प्रश्न है पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा खाली स्थान देशांतरों के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चयन करें सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो याद रखेंगे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कौन सा? शुक्र। अब अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मृत पुरुषों का स्तूप। क्या अर्थ होता है? मृत पुरुषों का स्तूप। अब अगला प्रश्न है विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? तो इसका सही उत्तर है अशोक। अब अगला प्रश्न है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखेंगे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कनिया थे। अब अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। कहाँ? गोरखपुर में। अब अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में हाथ में कच्चा माल तथा धन जिसका उपयोग उत्पादन में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्यशील पूंजी। क्या कहा जाता है? कार्यशील पूंजी। अब अगला प्रश्न है जामनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे जामनी नदी का उद्गम स्थल सागर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है पंचशील समझौते की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? की गई थी? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब अगला प्रश्न है किन्नेरसनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना में। कहा? तेलंगाना में। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी विनियोग विधेयक आर्टिकल 113 में। यह बिल्कुल गलत है, बाकी सभी सही है। अब अगला प्रश्न है कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड के चंदेल। अब अगला प्रश्न है किस कालिया युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल में। अब अगला प्रश्न है होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर की पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन ने। किसने? अमर्त्य सेन ने। अब अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है लेह। कौन सा? लेह। अब अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी अर्थात रियाद उस लातीन किसे कहा गया? तो गुलाम हुसैन सलीम को किसने लिखी थी? गुलाम हुसैन सलीम ने। वहीं तारीखे शेर शाही जो लिखा है अब्बास खां सरवानी ने। वाकियात ए मुस्ताकी लिखा गया है किसके द्वारा? तो इसका रिजकुल्लाह ए मुस्ताकी के द्वारा। और वसातीनुल उन्स जो है इख्तियार देहलवी के द्वारा लिखा गया है। अब अगला प्रश्न है विदेह के राजा जनक ने निष्क या फिर स्वर्ण या फिर सतनाम उपहार में दिए, यह वर्णन किस उपनिषद में मिलता है?
तो याद रखेंगे यह वर्णन जो है बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के तुर्क सत्ता के संस्थापक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इन बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो याद रखेंगे इसने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में बनाया था। कहाँ? बिहार शरीफ में। अब अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिलों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्रिय सहायता प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी ने, अर्थात हथुआ, पंडौल और बेतिया, इन सबों ने सहायता प्रदान की थी। अब अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस स्तंभ लेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही उत्तर है भाबरू स्तंभ। क्या है? भाबरू स्तंभ। अब अगला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक रूप से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोमेश्वर श्रेणी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। यह बिल्कुल ही गलत है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है पश्चिम चंपारण में। किस जिले में? पश्चिम चंपारण में। अब अगला प्रश्न है, बिहार का शोक कहीं जाने वाली कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है कटिहार के निकट। कहाँ मिलती है? कटिहार के निकट। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है गया, नालंदा, पटना, मुंगेर का दक्षिणी मैदानी भाग, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात 2 ग्राम सभाओं के बीच बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 3 महीने निर्धारित है। अब अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही उत्तर है छपरा से। कहां से? छपरा से। अब अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है 98 सीटों पर। कितनी सीटों पर? 98 सीटों पर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है और ना 2 सही है। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितना निवेश अनुमानित था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1,49,859 करोड़। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें 2001 में भारत रत्न मिला का जन्म कहां हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डुमराव बक्सर में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।